नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। उपचुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए शिवराज सरकार ने की सौगातों की बरसात। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यही कारण है कि हर तरफ शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम हो ही रहे हैं, साथ ही विभिन्न वर्गों के लिए सौगातों की बरसात की जा रही है। राज्य में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं और यह सरकार के भविष्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। दोनों दल मतदाताओं को लुभाने में हर तरह के दांव और चालें चल रहे हैं। राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार हर वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार घोषणाएं कर रही है। बीते कुछ दिनों में देखें तो शिवराज सरकार ने किसानों को केंद्र सरकार की ही तरह हर साल 4,000 रुपए सम्मान निधि देने का ऐलान किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। तेजस्वी यादव का चुनावी वादा, कहा पहली कैबिनेट में ही बिहार के 10 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के साथ ही वोटरों को लुभाने वाले मुद्दों को लपकने की होड़ भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में राजद की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तेजस्वी यादव बहुत पहले से ही रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरते रहे हैं और उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि युवाओं के नौकरी देने के नाम पर ठगा गया है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार में बिहार 26वें नंबर पर है। राज्य में निवेश और उद्योग लगाने में बिहार सबसे फीसदी राज्य है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एनआईए ने दबोचा अलकायदा का 10वां आतंकवादी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जलांगी से अलकायदा के संदिग्ध ऑपरेटिव आतंकवादी समीम अंसारी को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में मौजूद अलकायदा नेटवर्क को उजागर करने के लिए चल रही जांच के सिलसिले में एक सप्ताह के भीतर यह 10वीं गिरफ्तारी है। 19 सितंबर को एनआईए ने अलकायदा के 9 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इसमें से 6 बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से और 3 केरल के एर्नाकुलम जिले से हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर गुलजार हुई डल झील, फिर दिखा जन्नत जैसा नजारा। जी हां दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर श्रीनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध डल झील भी गुलजार दिखी। भले ही इस महामारी की वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म डे पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यटकों की मौजूदगी कम रही हो, लेकिन पर्यटन विभाग ने सैलानियों को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पर्यटन विभाग ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें साइकिलिंग, शिकारा रेस, कायाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों ने जमकर मस्ती की। वहीं मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए डल झील में रिवायती कश्मीरी गान का भी इंतजाम किया गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में नहीं होगा पानी का निजीकरण, सीएम केजरीवाल ने की यह बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जलापूर्ति को लेकर बड़ी घोषणा की है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली वासियों को 24 घंटे बिजली के साथ साथ अब 24 घंटे पानी भी मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी में विकसित देशों की तरह जल की बेहतरीन आपूर्ति होगी और हम ऐसा करके दिखाएंगे। वर्चुअल माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार जलापूर्ति के प्रबंधन को बेहतर बनाने और पानी की बर्बादी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार नियुक्त कर रही है।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। जी हां दोस्तों, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे जसवंत सिंह का निधन हो गया है। उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने ट्वीट करके शोक जाहिर किया है। आपको बता दें कि जसवंत सिंह 1999 से 2004 तक रही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोर टीम में शामिल थे। उन्होंने सरकार में रक्षा मंत्री समेत कई मंत्रालयों का पदभार संभाला था। वे लंबे समय से बीमार थे और कोमा में चल रहे थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि जसवंत सिंह जी ने पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान देश की सेवा पूरी मेहनत से की है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। महामारी के चलते पंजाब सरकार सख्त, जलाई पराली तो किसानों की जमीन पर होगी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, महामारी को देखते हुए पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर पूरी तरह रोक लगाई हुई है। आज फिर से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस महामारी को देखते हुए किसानों से पराली न जलाने की अपील की है, जिसमें कहा गया है कि महामारी के दौर में पराली से उठने वाले धुएं से फेफड़े संबंधित बीमारियों को झेल रहे लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब के किसानों को इस महामारी के खतरे से आगाह करने के साथ ही सरकार की ओर से चावल उगाने वाले गांवों में 8000 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। साथ ही पराली प्रबंधन के लिए 23,500 मशीनें भी किसानों को मुहैया कराई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि वे लगातार प्रधानमंत्री से पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को इसमें लगने वाली लागत की क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अगर कोई किसान अपने खेत की पराली जलाता हुआ पाया गया तो उसको एसएमएस के जरिए चेताया जाएगा, और अगर वह फिर भी नहीं माना तो उसके खेत पर लाल निशान कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस महामारी के संकट के बीच हटाए जाने वाले कर्मचारियों को 7 महीने का वेतन दे रही है यह कंपनी। जी हां दोस्तों, संकट के कारण भारत समेत दुनिया भर में कारोबारी गतिविधियां ठप पड़ गई है। इससे बड़ी बड़ी कंपनियों की आर्थिक हालत खराब हो गई है और कारोबार को चलाए रखने के लिए ज्यादातर कंपनियों ने या तो कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की है या छटनी का सहारा लिया है। इसी कड़ी में ग्लोबल आईटी कंपनी एसेंचर भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। कंपनी छटनी के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को 7 महीने का वेतन दे रही है। हालांकि यह सुविधा उन्हीं कर्मचारियों को दी जा रही है जो स्वेच्छा से इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अयोध्या के बाद कृष्ण जन्मभूमि का मामला अदालत पहुंचा, इस मस्जिद को हटाने की गई मांग। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी अदालत पहुंच गया है। मथुरा की अदालत में दायर हुई एक सिविल मुकदमे में श्री कृष्ण मंदिर परिसर की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है। इसके साथ ही मंदिर स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील की गई है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन के साथ भगवान श्री कृष्ण विराजमान की सखा रंजना अग्निहोत्री ने कोर्ट में यह सिविल सूट दायर किया है। इस याचिका में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया है। इस याचिका के माध्यम से कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व मांगा गया है, जिस पर मुगल काल में कब्जा कर शाही ईदगाह बना दी गई थी। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाने की मांग की गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार गिराने के लिए व्हाट्सएप पर रची गई थी दिल्ली दंगों की साजिश, शामिल थे यह आरोपी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कथित साजिश के बाद हुई हिंसा के बारे में कहा जाता है कि यह कई लोगों का समन्वित प्रयास था। केस में दाखिल आरोप पत्र इस तथ्य को रेखांकित भी करते हैं कि समूह के अंदर भी विरोध के स्वर उठते थे। हिंसा के विरोधी इन आवाजों को हालांकि तब दबा दिया गया था। आरोप पत्र में शामिल एक आरोपी के बयान के अनुसार 16-17 फरवरी की मध्य रात्रि को चांदबाग में एक खुफिया बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने की पुष्टि होने के बाद तय की गई थी। आरोप पत्र के अनुसार आरोपी अतहर के अलावा बैठक में गुलफिजा, नताशा, दवांगना, सलीम मलिक और कुछ अन्य शामिल हुए थे। बैठक में ओवैसी सुल्तान को नहीं बुलाया गया था, लेकिन वह इसमें शामिल हुआ। बैठक में शामिल लोगों का मानना था कि सरकार को झुकाना है और इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार थे।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के देश प्रदेश के मौसम समाचार। तो दोस्तों जमकर बरसात, दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तर भारत से 2 दिन में करेगा वापसी। जी हां दोस्तों, दक्षिणी पश्चिम मानसून उत्तर भारत से अब विदा लेने वाला है। अगले 2 दिनों में मानसून की वापसी के अनुकूल हालात बन रहे हैं। वैसे इस साल मानसून उत्तर भारत समेत देश के किसी भी हिस्से को निराश नहीं किया। आंकड़ों के मुताबिक 26 सितंबर तक पूरे देश में औसत बरसात सामान्य से 9% अधिक हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा है कि राजस्थान और आसपास के इलाकों से 28 सितंबर से मानसून की वापसी के अनुकूल हालात बन रहे हैं। विभाग के मुताबिक मानसून की वापसी में देश की राजधानी दिल्ली के ऊपर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद कम है। राष्ट्रीय राजधानी का तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, यानी दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि हिमालय से सटे बिहार, बंगाल के इलाकों के साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान जमकर बरसात होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। लगातार तीसरे दिन घटे डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, डीजल वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है। पिछले 3 दिनों से डीजल के दामों में कटौती हो रही है। डीजल के दाम में रविवार को लगातार तीसरे दिन कटौती से आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। डीजल फिर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 14 पैसे जबकि चेन्नई में 13 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। लगातार 3 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में डीजल के दामों में 48 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है, जबकि सितंबर में अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल 2.76 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 70 रुपए 80 पैसे है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 6 पैसे पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अक्टूबर में 15 दिन बैंक रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, त्योहारों का महीना छुट्टियों की भरमार लेकर आया है। अक्टूबर में बैंक हॉलिडे की बात करें तो रविवार, सेकंड सैटरडे के 7 गजेटेड और स्थानीय छुट्टियों को मिलाकर करीब 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। अगर इस माह आपको बैंक से जुड़े कामकाज निपटाना है तो छुट्टियों की लिस्ट पहले ही देख लें ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आपको बता दें कि अक्टूबर की शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जयंती के राष्ट्रीय अवकाश से शुरू होने वाली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार बढ़ाएगी श्रमिकों के लिए सोशल सिक्योरिटी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार अब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर श्रमिक को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लेकर आएगी। ऐसे श्रमिकों को भी अब ESIC और PF खाते का लाभ दिया जाएगा जो अभी तक इसके दायरे में नहीं आते थे। संसद द्वारा पास किए गए लेबर कोड बिल में ECIC और EPFO स्कीमों के तहत सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाएं अब सभी 740 जिलों में मिलेंगी। इससे श्रमिकों को काफी राहत मिलेगी। खतरनाक क्षेत्रों में काम कर रहे संस्थानों को ESIC स्कीम से जुड़ना जरूरी होगा, चाहे उनमें केवल एक ही श्रमिक काम क्यों नहीं करता हो। असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स को भी ECIC से जोड़ा जाएगा। बागानों में काम करने वाले और 10 से कम श्रमिक वाले संस्थानों के श्रमिकों को ECIC का विकल्प दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अफगानिस्तान में हिंदू सिख अल्पसंख्यकों का बुरा हाल। IS की धमकियों के डर से देश छोड़ रहे हैं लोग। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में रहने वाली अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों की आबादी तेजी से कम हो रही है। कभी 2.5 लाख लोग रहे इन समुदायों की आबादी अब घटकर महज 700 रह गई है। ऐसा खास तौर से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की धमकियों के चलते हो रहा है। लोग अपना जन्म स्थान छोड़कर देश से बाहर जा रहे हैं। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों का पलायन पिछले कई वर्षों से में तेज हुआ है। इसका मुख्य कारण मुस्लिम बहुल देशों में उनके साथ होने वाला भेदभाव है। अल्पसंख्यकों को खासतौर पर हिंदू और सिखों को हर स्तर पर भेदभाव झेलना पड़ता है, जिससे इस समुदाय के लोग परेशान होकर देश को छोड़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन में स्वास्थ्य से खिलवाड़, हजारों श्रमिकों के लगाए जा रहे हैं इस महामारी के अप्रमाणिक टीके। जी हां दोस्तों, चीन की सरकारी कंपनियों के श्रमिकों को इस महामारी का वैक्सीन लगाया जा रहा है। श्रमिकों के बाद सरकारी अधिकारी और वैक्सीन कंपनी के कर्मचारियों को यह टीका लगाया जाएगा। इसके बाद शिक्षक, सुपरमार्केट कर्मचारी और जोखिम भरे क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोगों का नंबर आएगा। चीन की यह वैक्सीन दुनिया के
स्तर पर अभी भी प्रमाणित नहीं हो पाई है। इसके बावजूद चीनी अधिकारी पारंपरिक जांच प्रक्रिया की उपेक्षा करके हजारों लोगों को टीका लगा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जल्द आने वाली है धमाकेदार सेल, भारी डिस्काउंट पर मिलेगा शॉपिंग का मौका। जी हां दोस्तों, फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स की दो दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट अपने पॉपुलर सेल लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही दोनों कंपनियां सेल की तारीख का ऐलान करेगी। अमेजन जहां ग्रेट इंडिया फेस्टिव ऑफर सेल लाएगी, वहीं फ्लिपकार्ट द बिग बिलियन डे सेल लेकर आ रही है। कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है। अमेजन प्राइम और फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर्स को खास सुविधाएं मिलने वाली है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।